चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे कवि की जिनकी कविता में प्रेम की हर एक धड़कन सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं विद्यापति की, जिनकी कलम ने प्रेम के मिलन और जुदाई दोनों को अमर कर दिया। तो एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल यानी मिथिला की कोयल क्यों कहा जाता था? क्या उनकी कविता कोयल की गीत जितनी मीठी थी या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? चलिए पता लगाते हैं। अब इस उपाधि के पीछे जो कवि हैं उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब विद्यापति अपनी कलम से इतिहास रच रहे थे। तो विद्यापति का जन्म हुआ था लगभग 1380 में बिहार के मिथिला इलाके के बिस्पी गांव में। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो मिथिला के राजा शिव सिंह के बहुत अच्छे दोस्त, राजकवि और सलाहकार भी थे। मतलब उनका जीवन दरबार की राजनीति और कला इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाते हुए गुजरा। और उनकी प्रतिभा देखिए, किसी एक भाषा तक सीमित नहीं थी। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में माहिर थे। उन्होंने संस्कृत में पुरुष परीक्षा और अवहट्ट में कीर्ति लता जैसे बड़े ग्रंथ लिखे। लेकिन वो थी मैथिली में लिखी गई उनकी पदावली, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया और मैथिल कोकिल की उपाधि दिलाई। तो पदावली में ऐसा क्या खास था? देखिए, इसका जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार यानी प्रेम। लेकिन विद्यापति ने प्रेम को बस एक ही नज़र से नहीं देखा। उन्होंने इसके दो बिल्कुल अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए पहलुओं को अपनी कविता में उतारा। ये दो पहलू हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग यानी मिलन का सुख, जब प्रेमी प्रेमिका साथ होते हैं और हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। और दूसरी तरफ है वियोग यानी बिछड़ने का वो गहरा दर्द और इंतजार की तकलीफ। विद्यापति दोनों में ही माहिर थे, लेकिन उनका विरह का जो चित्रण है वो इतना मार्मिक है कि सीधा दिल को छू जाता है। आज हम खास तौर पर उनके वियोग श्रृंगार के चित्रण पर ही ध्यान देंगे। वो दर्द, वो तड़प जो एक प्रेमी अपने प्रिय से दूर होकर महसूस करता है, विद्यापति उसे शब्दों में कैसे जिंदा कर देते हैं। जरा सोचिए, एक नायिका है राधा, सावन का महीना है, आसमान में बादल घिरे हुए हैं और वो अपने प्रिय कृष्ण के बिना बिल्कुल अकेली है। बस यही सीन विद्यापति के सबसे दर्द भरे पदों में से एक की नींव रखता है। पद की शुरुआत ही एक बेबसी से होती है। राधा अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, कौन है जो मेरी ये चिट्ठी मेरे प्रियतम तक ले जाएगा? सावन का ये महीना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इस सूने घर में मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। और फिर आती है वो कमाल की लाइन, मोर मन हरि हर ले गयल रे। यहाँ हरि शब्द का दोहरा मतलब है। एक तो हरि यानी कृष्ण और हरि का दूसरा मतलब होता है हरण करने वाला या चुराने वाला। तो कृष्ण ने जैसा उनका नाम है वैसा ही काम किया, वो राधा का मन ही चुरा कर ले गए हैं। कितना सुंदर शब्द खेल है ना? एक और पद में विरह की पीड़ा का नायिका के शरीर पर क्या असर होता है, इसका एक मतलब अविश्वसनीय रूपक है। दूती कृष्ण से जाकर बताती है, तुम्हारी जुदाई में उसका शरीर हर पल वैसे ही कमजोर हो रहा है जैसे 14वीं का चांद हर दिन घटता जाता है। मतलब पूर्णिमा के बाद जैसे चांद घटता है, ठीक वैसे ही नायिका का शरीर प्रेम के दर्द में घुलता जा रहा है। और ये तकलीफ सिर्फ अंदरूनी नहीं है, बल्कि हालत ये है कि बाहरी दुनिया भी दुश्मन लगने लगती है। जब वो खिले हुए बाग बगीचे देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल का मीठा गाना या भंवरों की गूंज सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वो इतनी कमजोर हो गई है कि जमीन पर बैठने के बाद खुद से उठ भी नहीं पाती। उसकी आंखें तो बस चारों दिशाओं में अपने प्रिय को खोजती रहती हैं और आंसुओं की धारा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन विद्यापति सिर्फ विरह के दर्द का ही ब्यौरा नहीं देते, वो एक कदम और आगे जाते हैं और एक बहुत गहरा सवाल भी उठाते हैं। आखिर ये प्रेम का अनुभव या अनुभूति है क्या? क्या इसे शब्दों में बताया जा सकता है? उनके एक पद में नायिका की सखी उससे यही सवाल पूछ लेती है, सखी जरा बताओ तो सही, ये प्रेम का अनुभव होता कैसा है? और इस पर नायिका जो जवाब देती है वो शायद प्रेम की सबसे गहरी परिभाषाओं में से एक है। नायिका कहती है, सखी उसी प्रेम और अनुराग का बखान करने लायक है जो हर पल तिल तिल करके नया होता जाए। मतलब सच्चा प्रेम वो है जिसमें कभी पुरानापन ना आए, जो हर लम्हे में एक नई ताजगी दे। और फिर वो इस नएपन को समझाती है। वो कहती हैं,
मैंने पूरी जिंदगी उनके रूप को निहारा है, पर मेरी आंखें आज तक संतुष्ट नहीं हुई। मैंने हमेशा उनकी मीठी बातें सुनी हैं, पर आज भी लगता है जैसे कानों ने उन्हें कभी सुना ही नहीं। लाखों युगों से मैंने उन्हें अपने दिल में बसा रखा है, फिर भी मेरे दिल की जलन शांत नहीं हुई। तो विद्यापति के लिए प्रेम की सबसे बड़ी पहचान तृप्ति या संतुष्टि नहीं, बल्कि अतृप्ति है। ये जो कभी न मिटने वाली प्यास है, ये कभी पूरा न होने का एहसास, यही सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। तो अंत में हम इस सवाल पर आते हैं कि सदियां बीत जाने के बाद भी विद्यापति की आवाज क्यों गूंजती है? ऐसी क्या चीज है जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है? देखिए, इसके कई कारण हैं। वो आदिकाल और भक्तिकाल की कविता के बीच एक पुल की तरह हैं। उन्होंने मिथिला की लोक संस्कृति और आम जीवन को अपनी कविताओं में जिंदा कर दिया। प्रेम का उनका चित्रण किसी समय या जगह में बंधा नहीं है, ये यूनिवर्सल है, और उनकी पंक्तियां इतनी मशहूर हुईं कि मिथिला में मुहावरे बन गईं। उनकी कविता की यही मिठास और लोक से यही गहरा जुड़ाव था जिसने उन्हें मैथिल कोकिल यानी मिथिला की कोयल का नाम दिया। और विद्यापति हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या प्रेम का असली स्वभाव संतुष्टि या पूर्णता में नहीं, बल्कि उस लगातार बनी रहने वाली अतृप्ति में है, उस इच्छा में है जो कभी पूरी नहीं होती और इसीलिए हर पल नई बनी रहती है? सोचने वाली बात है।